यार आप लोगों को वेलकम करता हूं। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है 18 तारीख से होने वाले हैं। तो ऐसे में मैं आप लोग को बता दूं कि जो 8 से एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले ही मैं सेकेंड ईयर के 3 सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट एक वीडियो रिवीजन का जो है एक झलक डाल चुके थे, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एक झलक सबका देखना। उसके बाद बात किया जाए, एक सब्जेक्ट रह चुका था वो था MSN 2 का, ठीक है। तो आज हम लोग MSN 2 को देख लेंगे और आपका यहाँ पे एज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। और ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन का एक झलक देख ले, जो कि आपको रिवीजन करने में भी आसान होगा। 1 घंटे में ही लगभग पूरा क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कैंसर और कैंसर के प्रमुख कारण के बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए कैंसर क्या होता है आप लोग को पता है कि कैंसर आपके शरीर में जहाँ भी होता है, जिस भी अंग में, वहाँ का कोशिका जो है अनियंत्रित अनकंट्रोल रूप से और तीव्र गति से विभाजन होता है, जिसके कारण वो कोशिका का जो है कार्य करना भी अनियंत्रित हो जाता है और यह जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है अनियंत्रित वृद्धि और अंगों तक ये पसर जाता है, फैल जाता है, ठीक है, और ट्यूमर के रूप में निकल जाता है। और यही जो है आपका कैंसर होता है। देख सकते हैं यही कैंसर है। जैसे ये आपका नॉर्मल है, इस बगल भी ये नॉर्मल है, लेकिन बीच में देख रहे हैं ये अंग में देख रहे हैं कोशिका कितना ज़्यादा ट्यूमर के रूप में हो चुका है, ज़्यादा विभाजन से, ठीक है। तो यही कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर के कारण यानी कारक बहुत सारे हो सकते हैं। धूम्रपान, एल्कोहल, ठीक है, विशेष दवाओं लेना, बार बार अल्ट्रावायलेट या रेडिएशन के पास रहना, खाद्य पदार्थों में ज़्यादा रसायन का उपयोग, ठीक है, उसके बाद जैव हथियारों का उपयोग करना, ठीक है, अत्यधिक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायरस संक्रमण, पारिवारिक इतिहास, ठीक है, स्वप्रतिरक्षा विकार और अत्यधिक तैलीय भोजन, गुटखा तंबाकू का सेवन और मोटापा, ये सब कारण होता है। ओके, देखिए यहाँ पे आपका जो है कैंसर का वर्गीकरण व विभिन्न चरण। तो कोशिका का जो वर्गीकरण कैंसर का जो वर्गीकरण है देख सकते हैं यहाँ पे है क्या चीज़ है, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा यह उपकला का जो है उपकला ऊतक का कैंसर होता है, जैसे ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और स्किन कैंसर। ये जो है आपका sarcoma में कार्सिनोमा में होता है, ठीक है। सार्कोमा है यहाँ पे देखिए, यह आंतरिक ऊतक या मृदु ऊतक का कैंसर है। इसका उपचार मेटास्टेसिस तेज होने के कारण जटिल होता है, जैसे अस्थि कैंसर, लसिका कैंसर और पेशीय कैंसर, ठीक है। तो यह sarcoma होता है। उसके बाद बेनाइन ट्यूमर होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, सॉलिड कैंसर होता है और तरल कैंसर होता है। तो यह वर्गीकरण है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तरल कैंसर के मतलब ब्लड में जो कैंसर होता है, ठीक है, लसिका में जो कैंसर होता है। चरण क्या है यहाँ पे देख लीजिए। चरण होता है एक स्टेजिंग, इसके द्वारा कैंसर के फैलाव की जानकारी मिलती है कि कैंसर कितना द्वारा फैला है, ठीक है। और एक होता है ग्रेडिंग, इसमें जो है ग्रेडिंग के द्वारा कैंसर के कोशिका भित्ति का आकलन किया जाता है कि कैंसर किस स्टेज में पहुँचा है। तो 2 तरीका से, एक स्टेज किया जाता है और एक ग्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। स्टेज में होता है 0, 1, 2, 0, 1, 3, 4 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या है कि ग्रेड में क्या किया जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4, ठीक है। तो यही जो है आपके ग्रेडिंग है और स्टेज है। ओके, अब आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका के नैदानिक लक्षण या कैंसर के चेतावनी चिन्हों को बताएं। सिर्फ 5 नंबर में भी ये पूछ सकता है कि वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, 5 नंबर में भी, ठीक है, देख लीजिए, या ज्वाइंट करके लॉन्ग में भी पूछ सकता है, देख लीजिए। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉशन याद रखना। आप लोग देखते हुए गुटखा उटखा पर ऐसा पर कॉशन लिखा होता है, कॉशन, ठीक है ना, कॉशन लिखा होता है, देख लीजिए, CAUTION, कॉशन। C फॉर चेंजेज इन बावेल या ब्लैडर हैबिट, यानी मूत्रमल में उत्सर्जन में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। A फॉर अल्सर और सोर दैट डज नॉट हील, मतलब ऐसा घाव जो कभी भरने वाला शरीर पर ना हो, ठीक है। T है थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और इल्सवेयर, कहीं भी गांठ होना, ठीक है। I फॉर इंडाइजेशन और डिफ़िकल्ट इन स्वेलिंग, मतलब अपच और निगलने में दर्द होना। O फॉर ओवेसियस चेंजेज इन वाल्ट और मॉल, मतलब शरीर में तीव्र गति से मस्से और तिलों की संख्या में परिवर्तन होना। N है नेक्रोसिस, कफ और हॉर्सेज, लंबे समय से खांसी होना और आवाज़ में भारीपन। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, आप लोग को हो जाएगा, समझ गए। चलिए, कैंसर के 2 तरीका के कैंसर का कोशिका होता है, एक बेनाइन होता है और एक मेलिग्नेंट होता है। बेनाइन वाला जो होता है यह धीरे धीरे कम गति से विभाजित होता है कोशिका इसमें, और इसमें मेटास्टेसिस जो होता है यह अनुपस्थित होता है। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर, इसी को घातक ट्यूमर भी कहते हैं, तो यह तीव्र गति से और अत्यधिक जो है विभाजन होता है कोशिका, इसमें मेटास्टेसिस उपस्थित होता है और इसी कारण ये जो है बहुत ज़्यादा एक से दूसरे अंगों तक फैलता है और यह नॉन कैप्सुलेटेड होता है। इसका उपचार जो है बहुत कम सफल दर है, ठीक है। चलिए,
अब कैंसर के कौन कौन से जांच है, तो चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, कंप्लीट सीबीसी, स्टूल टेस्ट, ठीक है, बीएसई, उसके बाद मेमोग्राफी, स्किन इंस्पेक्शन, ठीक है, उसके बाद सिग्मोइड स्कोपी, पेपिनिकोलो पैप टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यही जो है आपके होते हैं टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे आपका कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी देख लीजिए कौन कौन से दवाएं दिया जाता है कीमोथेरेपी में। तो एक एल्काइल एजेंट क्षारक दवाई दिया जाता है। क्षारक दवाई में जो है आपका प्रकार है, जो देख लीजिए 4 प्रकार के एल्काइल एजेंट्स होता है, ठीक है। एल्काइल एजेंट्स होता है जिसमें कोशिका का जो डीएनए होता है उसको क्षारीयकरण कर देता है और कोशिका विभाजन का प्रयास करती है और डीएनए टूट जाता है जिससे कोशिका भी टूट जाता है, ठीक है। तो ये क्षारक दवाई में नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है, नाइट्रोस्यूरिएज होता है, टेट्राजाइंस होता है और एजिरीडीन्स होता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा होता है उपापचय रोधी दवाइयाँ, एंटी मेटाबोलिज्म, एंटी मेटाबोलाइट्स एजेंट, ठीक है, फ्लोरोपिरीमिडीन और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो ये 2 दवाई होता है एंटी मेटाबॉलिज्म एजेंट। तीसरा है एंटी माइक्रोबियल ट्यूब ड्रग, सूक्ष्म नलिका रोधी ड्रग, ठीक है ना। तो और चौथा जो दवाइयाँ दिया जाता है कीमोथेरेपी में वो है कोशिका विनाशक जैव प्रतिरोधी दवाइयाँ, साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक, कोशिका विनाशक जैव प्रतिरोधी दवाइयाँ, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे इसका दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकता है कीमोथेरेपी का, प्लेटलेट संख्या में कमी, असमान रक्तस्राव, बाल झड़ना, जी घबराना, उल्टी होना, मुंह में छाले, दस्त होना, ठीक है। नर्सिंग प्रबंध आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, अब ब्लड कैंसर सेम प्रकार से लिखिएगा। ब्लड कैंसर जो होता है यह श्वेत रक्त कणिकाओं में अनियंत्रित रूप से जो है कोशिका का विभाजन और तीव्र गति से, यही जो है आपके रक्त कैंसर कहलाते हैं, ठीक है। रक्त कैंसर के जो प्रकार होते हैं वो होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, उसके बाद है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और एक्यूट मोनोब्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट माइलोमोनोसाइलेटिक एनीमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, ल्यूकोमिया रक्त कैंसर होता है। 5वां है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया, ठीक है। तो ये 5 प्रकार से इसको ल्यूकोमिया के याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ब्लड कैंसर इस बार इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बाकी आप लोग जान सकते हैं कि ब्लड में अगर कैंसर होगा तो क्या क्या लक्षण हो सकता है, आपके सामने में है, ठीक है। चलिए उपचार क्या है, तो वास्तविक प्रबंध में, ठीक है, देख लीजिए कीमोथेरेपी किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी किया जाता है, बोन मैरो का ट्रांसप्लेट किया जाता है, जहाँ पे ब्लड बनता है उसी को जो है बदल दिया जाता है और लक्षण का प्रबंध किया जाता है, ठीक है। चलिए फेफड़े का भी कैंसर है, यानी फेफड़ा में कैंसर होना, और कैंसर क्यों होता है आप लोग को पता ही है। प्रोस्टेट कैंसर है, आप लोग को पता ही है कि प्रोस्टेट में क्या होगा, मतलब कैंसर कोशिका का ही या उत्तकों का ही नियंत्रित अनियंत्रित रूप से तीव्र गति से विभाजन जो है कैंसर होता है, चाहे किसी भी अंग में हो, ठीक है, और फिर वहाँ पे ट्यूमर का निर्माण हो जाता है, समझ गए। स्तन कैंसर, ये भी महत्वपूर्ण है। स्तन कैंसर मतलब स्तनों के जो आपका ऊतक है या जो कोशिका है उसमें जो कैंसर है वो भी ऐसे विकसित हो जाते हैं और अनियंत्रित और असमान रूप से विभाजित होकर वहाँ पे गांठ बना लेते हैं और उसको जो है हम लोग स्तन कैंसर कहते हैं। कारण क्या हो सकता है आप लोगों को पता है, मासिक धर्म, विकरणों से संपर्क, हार्मोनल औषधियाँ लेना, तेलीय भोजन करना, ठीक है, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मद्यपान, धूम्रपान, स्तनपान नहीं कराना, बार बार संक्रमण होना, स्तन में गांठ होना, गर्भाशय अंडाशय संक्रमण और स्तन में चोट लगना, ये सब होता है, ठीक है। लक्षण वही है, स्तन में सूजन, स्तन में गांठ, स्तनों से असमान स्रवन होना, स्तन की सीमित परिवर्तित होना, मतलब जो आकार है उसमें परिवर्तन होना, निपल के चारों ओर पपड़ी बन जाना, बुखार होना, जलन होना स्तन में खुजली और रोगी अपने हाथों से गांठ को महसूस कर सकता है, ठीक है। उपचार क्या होता है आप लोग को पता है, उपचार में या तो दवाई दीजिए जिसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों चलता है, और या इससे अगर सही नहीं होता है तो फिर पेशेंट को जो है मास्टेक्टोमी किया जाता है, जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित स्तनों को हटा दिया जाता है मास्टेक्टोमी के द्वारा, जिसमें लिम्फेक्टोमी, पार्शियल मास्टेक्टोमी, रेडिकल मास्टेक्टोमी, सेगमेंटल मास्टेक्टोमी और टोटल मास्टेक्टोमी होता है, समझ गए। चलिए मास्टेक्टोमी को परिभाषित कीजिए, अभी ऊपर बताए हैं आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित स्तनों को हटाने को ही जो है मास्टेक्टोमी कहते हैं। मास्टेक्टोमी के पूर्व और बाद नर्सिंग देखभाल पूछेगा, क्योंकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो किसी भी सर्जरी में पेशेंट को आपको कैसे देखना है ये मैं पहले बता चुका हूँ, MSN 1 में भी बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए स्वयं स्तन परीक्षण आपसे पूछ सकता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है, कुल 5 स्टेपों में होता है, जिससे खुद के स्तनों को जो है आप कोई भी आदमी जाँच कर सकता है। पहला होता है
इस शीशे के सामने खड़े हो जाइए, दोनों हाथ को हिप्स पर रखें, कुल्हों पर, और जो है अब स्तन के आकार और रंग को उचित प्रकार से किसी भी देखना चाहिए। कहाँ पे, जैसे शीशे के सामने खड़ा हो जाएंगे, दोनों हिप्स पर हाथ रखेंगे और अपने स्तनों को जो है देखेंगे कि स्तन में किसी भी प्रकार का जो है सूजन या किसी भी प्रकार का जो है रंग में परिवर्तन तो नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ दिखे सामान से अलग तो तुरंत जो है चिकित्सक से मिले, ठीक है। उसके बाद है अब दूसरा स्टेप है, अब दोनों हाथों को आपस में पकड़कर सिर के ऊपर ले जाएं, इसी प्रकार निरीक्षण करें, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना चाहिए, पहला स्टेप में दोनों हाथ को हिप्स पर रख के देखेंगे ब्रेस्ट को। उसके बाद है अब दूसरे स्टेप में हाथ दोनों पकड़कर ऊपर उठा लेंगे, सिर के ऊपर हाथ को, और फिर अपने स्तन को देखेंगे और देखेंगे कि रंग और आकार जो है किसी भी प्रकार से अति गड़बड़ी तो नहीं है। तीसरा स्टेप है, शीशे में स्तनों को देखते समय ये भी ध्यान रखें कि एक या दोनों निपलों में से कोई भी प्रकार का कोई स्राव तो नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। अब जो है आप जैसे मान गए, आप हाथ ऊपर किए हैं, स्तन जो है आपका सामने दिख रहा है, तो ऐसे में आप देखें कि अगर स्तन से कोई एबनॉर्मल मतलब असमान रूप से कोई सिक्रेशन आ रहा है ऑटोमेटिक, तो चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अब लेटी हुई अवस्था में, अब जो है एक खड़े अवस्था था 3 स्टेप तक। चौथा स्टेप देखिए, अब जो है लेटी हुई अवस्था में चेक करना है। तो लेटी हुई अवस्था में दाएं हाथ को 3 अंगुलियों से, दाएं हाथ मतलब राइट हैंड के 3 अंगुलियों से बाएं स्तन को कोमलता से छूते हुए चक्कर लगाकर सर्कुलर मूवमेंट में किसी भी प्रकार की लंप की उपस्थिति के लिए जाँच करें। सीधा मैं बता देता हूँ, 3 अंगुली लेंगे, ठीक है, 3 अंगुली। अगर हमको लेफ्ट अगर ब्रेस्ट का जांच करना है तो राइट हाथ का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें राइट ब्रेस्ट का जांच करना है तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब अपोजिट ब्रेस्ट के लिए अपोजिट एक ब्रेस्ट के लिए अपोजिट हैंड, फिर एक ब्रेस्ट के लिए उसके अपोजिट हैंड इस्तेमाल करेंगे 3 अंगुलियों का, और सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो है तीनों अंगुलियों को ब्रेस्ट पर घुमाएंगे। और अगर किसी भी प्रकार के गांठ नज़र आए तो चिकित्सक से तुरंत जो है संपर्क करना चाहिए, ठीक है। खड़ी हुई अवस्था में स्तनों को जांचा है, खड़ी हुई अवस्था में भी स्तनों को जांचा जाता है। अधिकांश महिलाएं शॉवर में स्तन को जांचती है, मतलब स्नान घर में, क्योंकि त्वचा गीली होने से स्तन को अच्छे प्रकार महसूस किया जा सकता है। खड़ी हुई अवस्था में भी स्तन को उसी प्रकार जांचा जाता है जिस प्रकार लेटी हुई अवस्था में। अब ये जो चौथा में जो लेटी हुई पोजीशन में आप लोग देखे हैं ना, इसी को खड़ी हुई अवस्था में भी जांचा जाता है। और अधिकांश महिलाएं जो है ये चीज़ को शॉवर में स्नान घर में भी कर सकती है, जहाँ पे त्वचा गीली रहेगा तो वो जो है इससे गांठ को जो है महसूस करना आसान हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो प्रोसेस है ये चौथे स्टेप की तरह होगा। ओके, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बर्न क्या है, बर्न निकालने के प्रतिशत बताएं, रूल्स ऑफ 9 को समझाएं, और गंभीर जले हुए घावों के लिए प्राथमिक उपचार लिखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जलना क्या होता है। तो किसी भी ऐसे पदार्थ या सामान जिसके संपर्क में आने से घाव होता हो वही जलना होता है। जैसे विद्युत प्रवाह, गर्म धातु, आग, जलता पेट्रोल, रासायनिक पदार्थ आदि के संपर्क में आने के कारण हुए घावों को अथवा उत्कों के नष्ट होने को जलना कहते हैं, ठीक है। वर्गीकरण जलने का आप लोग को पता है, प्रथम डिग्री मतलब हल्का फल्का जला हुआ, द्वितीय डिग्री मतलब हल्का थोड़ा सा अधिक जला हुआ, तृतीय डिग्री मतलब घाव जो है आंतरिक सतह तक पहुंचना, ठीक है। और यही जो है आपका तृतीय श्रेणी का या फिर 3rd डिग्री का घाव होता है, ठीक है। घाव का आकार निकालने के लिए रूल्स ऑफ 9 का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसे 9 भागों में बांटा गया है शरीर को, और उसमें परसेंटेज दिया गया है, और उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आपके सामने में है, याद रखिए बच्चे में मात्र 4 ही होता है, और जो एडल्ट होते हैं उसमें 5 होता है, ठीक है। सिर और गर्दन को मिलाकर 9% होता है एडल्ट में, और इसी का दुगुना होता है बच्चे में 18%, सिर और गर्दन, ठीक है। धड़ बात किया जाए आगे और पीछे बॉडी का, धड़ का, तो 18 36%, और बच्चे में भी 36%, ओके। हैंड भुजा की बात किया जाए तो 2 भुजा 9%, कुल 18%, और बच्चे में भी 18%, ठीक है। टांगे की बात किया जाए तो एडल्ट का टांगे बड़ा होता है, इसलिए इसका भी 36% दिया गया है, 18, और यहाँ पे बात किया जाए तो इसको 28% ही दिया गया है। बाकी इसमें मूलाधार पेरिनियम नहीं होता है, इसमें पेरिनियम 1% होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए समझ गए, ओके। यही है, देख सकते हैं 9% है, 18 फ्रंट बैक है, दोनों पैर 18 है, और 9 दोनों हाथ है, और 1% पेरिनियम क्षेत्र है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, चाइल्ड में भी है। रूल्स ऑफ 9 निर्धारण हो गया। अब प्राथमिक चिकित्सा क्या क्या होगा आप खुद से भी लिख सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है ना। अब बाकी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जलते हुए मरीज की जटिलता क्या है, और नर्सिंग जो है देखभाल बताइए, ठीक है।
तो जलने का कारण क्या होता है? तो विद्युतीय घाव, इलेक्ट्रिक से लगने वाला घाव जो जलता है उसे विद्युतीय घाव कहते हैं। रेडिएशन बर्न, इसमें अल्ट्रा वायलेट और एक्सरे के द्वारा व्यक्ति का जो है घाव हो जाता है, ठीक है। रासायनिक घाव, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे तेजाब वगैरह, इससे संपर्क में आने से घाव होता है। तापीय घाव, थर्मल घाव, जो कि जिसके संपर्क में आने से जो घाव होता है तो तापीय घाव होता है, ठीक है। जटिलता क्या होता है आपके सामने में है, एनीमिया, डिहाइड्रेशन, किडनी फेल होता है, यकृत विफलता होता है, ठीक है, रक्तस्राव होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, एडिमा, सूजन हो जाता है, तो ये सब जटिलता है और मृत्यु भी होता है बर्न का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि गंभीर रूप 70% जले हुए पेशेंट या फिर जलने के नर्सिंग देखभाल बताएं, ठीक है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि 70% जले हुए मरीजों का नर्सिंग देखभाल बताइए या फिर जलने की नर्सिंग देखभाल बताइए। फर्स्ट एड नहीं है, ठीक है, फर्स्ट एड में तो हल्का फल्का होता है। पहला है आपातकालीन उपचार। आपातकालीन उपचार में देख लीजिए आप लोग क्या क्या होता है। दूसरा है पुनर्जलीकरण, मतलब रिहाइड्रेशन। अब कोई भी पेशेंट जलता है तो उसको शरीर में तरल का बहुत कमी हो जाता है, तो उसको तरल पूर्ति करने के लिए हम लोग जो है आईवी माध्यम से फ्लूइड देते हैं। जैसे इसके लिए हम लोग पार्कलैंड सूत्र याद कर लेंगे, जिसे रिहाइड्रेशन करते हैं किसी भी पेशेंट को। कुल 48 घंटे के लिए इसमें दिया जाता है, ठीक है ना, 48 घंटे के लिए द्रव दिया जाता है। इसमें से 24 घंटे जो द्रव होते हैं ना, देख लीजिए पहले जो प्रथम जो 24 घंटा होता है वो जो द्रव दिया जाएगा पहले 24 घंटे में, शरीर के जितना जला हुआ भाग है वो % में, ठीक है, गुने 4 ml यानी 4 ml और इंटू शरीर का भाग। तो ये तीनों याद रखिएगा। ये 24 घंटे में दिया जाने वाला क्या है, समझ रहे हैं ना। अगर यहीं पे बात किया जाए, अगर यहीं पे रहेगा कि प्रथम 24 घंटे के बाद फिर से अगले 24 घंटे, तो ये 4 ml के जगह पर 0.5 ml कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका अगले 24 घंटे के लिए हो जाएगा, कुल 48 घंटे। अब ये जो घोल तैयार होगा, जो फ्लूइड तैयार होगा, इसको 24 घंटे में देना है तो पहले 8 घंटे में आधा दे लेंगे। जितना भी तैयार होगा उसका आधा 8 घंटे में दे देंगे और बाकी जो आधा बचेगा वो 16 घंटे में देंगे। मतलब इसमें स्पीड ज़्यादा करेंगे और इसमें स्पीड कम करेंगे, तब जाके 16 घंटे में आधा दिया आएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले ज़रूरी ज़्यादा है इसलिए तीव्र गति से देंगे। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ें मैंने बताया कि अगले 24 घंटे, प्रथम 24 के बाद अगले 24 घंटे के लिए जला हुआ भाग इंटू में 0.5 ml इंटू शरीर का भाग, और बात सेम है, पहले 8 घंटे में इसका आधा दे देंगे और आधा बचेगा वो 16 घंटे में, समझ गए। और नेक्स्ट देखभाल है संक्रमण से बचाव, समझ गए चीज़ को। चलिए उसके बाद चौथा है समान प्रबंध, जिसमें आप लोग नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं, ओके। चलिए अब मोतियाबिंद कैटरेक्ट क्या होता है साथियों। कैटरेक्ट एक लेंस का प्रॉब्लम है जिसमें नेत्र लेंस या इसके जो कैप्सूल होता है या दोनों का अथवा आंशिक या पूर्ण रूप से अपारदर्शी होना, ओपेसिटी होना मोतियाबिंद कहलाता है। जैसे आँख का लेंस, ठीक है ना, आँख का लेंस या फिर लेंस पर जो कैप्सूल चढ़ा होता है आवरण, उसको आंशिक या पूर्ण रूप से अपारदर्शी हो जाना। अपारदर्शी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि दिखाई नहीं देना या कम देना, धुंधला, तो यही जो है आपका मोतियाबिंद होता है। दृष्टि, जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है, यह अंधेपन का प्रमुख प्रकार है, ठीक है, प्रमुख कारण है। टाइप्स देखिए, पहला है सेनाइल कैटरेक्ट यानी बढ़ती हुई उम्र के कारण मोतियाबिंद। दूसरा है ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, मतलब चोट लगने के कारण। सेकेंडरी और कॉम्प्लिकेटेड जो है कैटरेक्ट, ठीक है। उसके बाद है कंजेनेंटल कैटरेक्ट, टॉक्सिक कैटरेक्ट, ठीक है, इमेच्योर कैटरेक्ट, ब्राउन कैटरेक्ट, ब्लू कैटरेक्ट, कैप्सुलर कैटरेक्ट। आप लोग देख लिए, याद कर लीजिएगा। मोतियाबिंद का कारण क्या होता है, बढ़ती उम्र, चोट लगना, जन्मजात संक्रमण, ठीक है, जैसे रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस, रेनिटाइटिस और ग्लूकोमा। मधुमेह, त्वचा पर्दा, आंखों का विकिरण, कुछ दवाओं का लंबे समय से सेवन, धूप में सूर्य की दिशा में कार्य करना, ओके। चलिए लक्षण क्या होता है, धुंधली दिखाई देना, पुतली सफ़ेद होना, आंख का लेंस अपारदर्शी होना, रात्रि के समय प्रकाश में आंखें चौंधना, आंख की पुतलियाँ विस्तृत होना, अधिक देखने के प्रयास करना, ठीक है। निदान क्या है, आई का एग्जामिनेशन किया जाता है, स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपी किया जाता है। उपचार में देखिए इसमें आई सर्जरी किया जाता है, ठीक है। मोतियाबिंद के उपचार में सर्जरी बेहद इफेक्टेड होता है और यह आई लेंस को हटाकर नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। 2 प्रकार के सर्जरी होता है, एक सर्जरी ECCE होता है, एक ICCE होता है। ई होता है एक्स्ट्रा कैपुसुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, एक होता है इंट्रा कैपुसुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इंट्रा होता है, इसमें संपूर्ण लेंस को हटाया जाता है, जबकि एक्स्ट्रा होता है, इसमें इंटीरियर लेंस को हटाया जाता है और नया लेंस लगाया जाता है, समझ गए। मोतियाबिंद का बाकी देख सकते हैं, ऑपरेशन 2 से 3 घंटों में सफल हो जाता है। इसको भर्ती के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, OPD बेसिस पर भी किया जाता है, ठीक है। चलिए बाकी यही सब चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ग्लूकोमा क्या होता है, आप लोगों को पता है कि आँख में जो ये आँख का भाग होता है, ये जहाँ पे द्रव भरा होता है, इसमें इंट्रा ओकुलर IOL
इंट्रा IOP इंट्रा ओकुलर प्रेशर के बढ़ने से ऑप्टिक नर्व जो है, ये ऑप्टिक नर्व होता है जो हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है, कुछ देखते हैं तो ये नर्व नष्ट हो जाता है दबाव पड़ने से, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति का इससे अंधापन हो सकता है, ठीक है, यही ग्लूकोमा होता है। कारण बहुत सारा होता है। एक्वस ह्यूमर का समान से अधिक निर्माण, ठीक है, एक्वस ह्यूमर और ब्यूटरस के मध्य जो प्रचाल है, जो बहाव है, वह संतुलन होना, आँखों में संक्रमण, चोट लगना, जन्मजात विकृतियाँ। ओके, बाकी आंख में प्रॉब्लम होगा तो क्या क्या होगा पता ही है। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, साइट लैम्प एग्जामिनेशन, गोनियोस्कोपी, ग्लूकोमा के लिए गोनियोस्कोपी, पेरीमेट्री, फंडस फोटोग्राफी, टोनोमेट्री। ओके, चलिए प्रबंध में देखिए, ड्रग थेरेपी में विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक दिया जाता है संक्रमण से बचाने के लिए, अगर संक्रमण से हुआ हो तो। उसके बाद एक सर्जरी किया जाता है ट्राइडेक्टोमी। इसमें जो है आपको देख लीजिए, ड्रग थेरेपी से लाभ नहीं होता है तो आइरिस का कुछ भाग सर्जरी द्वारा काटकर हटा दिया जाता है, इससे एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो समान हो जाता है, ये ट्राइडेक्टोमी होता है, ठीक है। अदर सर्जरीज में देखिए, रोगियों की आवश्यकता के अनुसार सर्जरी किया जाता है, आर्गन लेजर टेस्ट, ठीक है, ट्रेबुलोप्लास्टी और ट्रेबिकुलोटोमी किया जाता है, ठीक है। बाकी तीव्र दर्द होने पर एनाल्जेसिक देते हैं जैसे मेप्राडाइन और मॉर्फिन, ठीक है। रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीबायोटिक IV मार्ग से मैनिटोल दिया जाता है, ठीक है। मैनिटोल क्या करता है, प्रेशर को कम करता है। बाकी सर्जरी अगर हुआ रहेगा तो उसके लिए कैसे आप देखभाल करेंगे आप समझिए। ओके, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, देख लीजिए कि आँख का जो स्क्लेरा होता है उस पर पाई जाने वाला एक परत कंजक्टिवा का संक्रमण होना ही जो है कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। आँख में एक कंजक्टिवा होता है जो स्क्लेरा पर एक लेयर होता है, परत होता है। अब इसी परत पर किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है। बाकी समझ सकते हैं कारण जीवाणु संक्रमण, ठीक है, क्लेमेडिया संक्रमण, वायरल संक्रमण, बरसाती मौसम, एलर्जी होना, परजीवी रोग होना, ठीक है। लक्षण क्या होगा, आंखों में चुभन, आंखों में खुजली, पीली पदार्थ निकलना, प्रकाश में आंखें खुलने का समस्या, लगातार आंसू बहना, ये सब होते रहता है। बाकी इससे पहले वाला आप लोग देखे हैं वो निदान में लिख दीजिएगा। उपचार इसमें थोड़ा सा कंजक्टिवा एक संक्रमण का रोग है, इसलिए उतना ज़्यादा यह प्रभावी होता नहीं है, इसलिए दर्द उर्द के लिए और एंटीबायोटिक के लिए, एलर्जी के लिए जो है दवाई देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो गया आपका। अब ओटाइटिस मीडिया के बारे में आपसे पूछ सकता है, आप लोगों को पहले पता है ओटाइटिस मीडिया जो होता है दो प्रकार से होता है। यह मध्य कण का संक्रमण या प्रदाह होता है जिसमें तीव्र एक्यूट होता है और एक जीर्ण मतलब लंबे समय वाला होता है क्रॉनिक, ठीक है। तो ये दोनों संक्रमण है, एक में अचानक तेज़ी से होने वाला संक्रमण होता है और ये लंबे समय से होने के कारण होता है, एक क्रॉनिक होता है, ठीक है। बाकी कान में प्रॉब्लम होगा तो देख सकते हैं लंबे समय से साइनोसाइटिस, किसी प्रकार के गांठे, वायरल संक्रमण, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइल्स ट्यूब डालना और लसिका गांठों का सूजन, ठीक है, ये सब कारण होता है। बाकी लक्षण आपके सामने में है, कान में तेज दर्द होना, कान में से बदबूदार शराब आना, बुखार आना, सिर दर्द होना, सुनने की क्षमता कम होना, भूख न लगना, मुंह से बदबू आना, जी घबराना एवं उल्टी होना, कान भरा हुआ अनुभव होना, चबाने में दर्द होना। कान में प्रॉब्लम होता है तो बहुत सारी चीज़ें होने लगता है। निदान क्या है, तो दो तो फिजिकल एग्जामिनेशन लक्षणों की जांच सब में है, ऑडियोमेट्री, ऑटोस्कोपिक, ऑटोरियल डिस्चार्ज कल्चर, मस्टवाइड एक्सरे, CT स्कैन। ओके, जटिलता अब्सेंस फॉर्मेशन, सिग्मोइड साइनस, ठीक है, सेप्टिसेमिया, जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस, मेंजाइटिस, लेबरेंथाइटिस, ऑटाइटिस एक्सटर्नल और इंटरनल और डिफिनेस, ठीक है। चिकित्सीय प्रबंध आप लोगों के सामने में है, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्जिकल प्रबंध में मैरिंगटोमी किया जाता है, टिम्पनोप्लास्टी किया जाता है, मस्टवाइडेक्टोमी किया जाता है, एडिनोडेक्टोमी किया जाता है और इंसिजन ऑफ क्लोस्टेटोमा किया जाता है। बाकी सर्जरी के बाद देखभाल आपको खुद से लिखना है, ठीक है। मेनियर्स रोग क्या होता है आपके सामने में है। मेनियर्स रोग जो है यह एक रोग है जिसमें इंटरनल कान में भरे हुए इंडोलिप की मात्रा असंतुलित हो जाता है, इससे तेज चक्कर आना, सीवियर वर्टिगो, धीरे धीरे सुनाई देना बंद होना, व कानों में घंटियाँ बजना, टिनिटस जैसे उत्पन्न होते हैं लक्षण, ठीक है। तो मेनियर्स रोग क्या होता है आप लोग को अभी जान लेना है कि मेनियर्स रोग इंटरनल कान में जो इंडोलिम्फ भरा होता है उसमें असंतुलन इम्बैलेंस के कारण तेज चक्कर आना और धीरे धीरे सुनाई बंद होना, कानों में घंटियाँ बजना जैसे लक्षण मेनियर्स में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अंतःकण में जो इंडोलिम्फ होता है इसके मात्रा पर निर्भर करता है मेनियर्स रोग होना, ठीक है, याद रखिएगा। कारण देखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रकार की समस्या, हाइपर सेंसिटिव, मासिक धर्म से पहले सूजन, अंतःकरण की रक्त वाहिनियों में अस्थायी कंट्राइंडेक्शन, कंस्ट्रिक्शन, गुर्दा रोग, हाइपोथायराइज्म, ठीक है, ये सब होता है। लक्षण देख लीजिए, तेज चक्कर आना, तंत्रिका संबंधी बहरापन, कान में घंटी बजना। अन्य लक्षण, कान भरा हुआ, जी घबराना, चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना, आंखों में अनैच्छिक गति। कान में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को पता है कि सभी और सब चीज़ों में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। लक्षणों की जांच, ब्लड जांच, ऑडियोग्राम, इलेक्ट्रोनाइसाइटोमोग्राफी, ENG, देखिए इलेक्ट्रॉनी एस्टेग्मोग्राफी, ठीक है ना।
चलिए ये याद रखिएगा। लेब्रेंथाइटिस क्या होता है, तो अंतःकरण में लेब्रिंथ के संक्रमण एवं प्रदाह की स्थिति, ठीक है। देख लीजिए पैथोजन विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम जैसे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफिलोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनिया, चोट लगना, मेंजाइटिस, ठीक है, कर्ण प्रदाह, दवाओं का दुष्प्रभाव, मेस्टोइड प्रदाह, ये सब जो है लेब्राइंथिस होता है, ठीक है। बाकी लेब्रेंथाइटिस में वही है, कान का रोग है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उपचार सर्जिकल प्रबंध में जो है इससे देख लीजिए सर्जिकल में क्या किया जाता है, क्लोएस्टिटोमा का सर्जिकल इंसिजन भी किया जाता है, ठीक है, एक्सीजन। उसके बाद इसमें ड्रेनेज भी किया जाता है, समझ गए। चलिए साइनोसाइटिस क्या होता है, एक होता है एक्यूट साइनोसाइटिस, एक होता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। अब आप लोग को पता है कि यह नाक के अंदर एक साइनस होता है, जिस प्रकार से आँख में कंजक्टिवा का एक लेयर होता है उसी प्रकार से नाक में एक लेयर साइनस का होता है, ठीक है, जो आपको धूल कण वगैरह को अंदर जाने से रोकता है, अपने अंदर चिपका लेता है, ठीक है ना। तो यह साइनसेज होता है नाक के अंदर, और इसी साइनसेज में जो है आपके संक्रमण और प्रदाह होता है, जिसे हम लोग साइनोसाइटिस कहते हैं, ठीक है। या सीधा कहिए कि नाक के अंदर के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होना ही जो है साइनोसाइटिस कहलाता है, ठीक है। चलिए यह एक्यूट और क्रॉनिक दोनों होता है। एक्यूट होता है 1-2 से सप्ताह में स्वतः ठीक हो जाता है। क्रॉनिक होता है यह 3 सप्ताह से अधिक समय रहता है या इससे और ज़्यादा जटिलता होता है, तो ये क्रॉनिक वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको सामने में है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा संक्रमण, मैरेक्सेला कैटराहेली संक्रमण, स्ट्रेप्टोकोकाई संक्रमण, नासापट्टी विकृति, नाक में फॉलिप होना, एलर्जी जुखाम होना, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेरॉइड का अधिक सेवन करना, नाक में नली डालना, रसायन उपचार, ये सब कारण बनता है। लक्षण नाक में प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। बाकी नेजल का इंडोस्कोपी किया जाता है, एंट्रल पंक्चर, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, ठीक है। उपचार में नजल डिकॉन्जेस्टेंट दिए जाते हैं, रोगी को स्टीम इन्हेलेशन, एंटीबायोटिक, और सीवियर साइनोसाइटिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड एवं एंटीहिस्टामिन जैसे डेक्सोना और फेक्साफेनाडिन दिया जाता है, ठीक है। नर्सिंग प्रबंध आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चिकित्सीय परिबंध में देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है नक्सीर है, नक्सीर देख लीजिए आपके सामने में नक्सीर है। नक्सीर क्या होता है देख लीजिए, तो नक्सीर नाक के अंदरूनी सतह इंटरनल सरफेस से रक्तस्राव होना ही नक्सीर कहलाता है। नक्सीर एपिस्टैक्सिस पूछता है। अत्यधिक गर्मी होना, उच्च रक्तचाप, नाक में चोट लगना, रसायन से एलर्जी, अनुवांशिक नासापट्टी विकार, नाक के बाहरी वस्तुओं का होना, नाक में चोट लगना, ठीक है। लक्षण नाक से ब्लीडिंग होना, चक्कर आना, रक्तचाप कम होना, कभी कभी बेहोशी होना। निदान में देख लीजिए ब्लड का जांच और आवश्यकतानुसार एक्सरे और सीटी कराया जाता है, ठीक है। एपिस्टैक्सिस का जो उपचार है इसके कारण के आधार पर किया जाता है। यदि उच्च रक्तचाप हो तो तुरंत ही एंटी हाइपरसोनिक दवाइयाँ एम्लोडोपिन और नेफेडिफिन और एटिनोलोल दिए जाते हैं, ठीक है। यदि नजल ट्रॉमा चोट हो तो 5 से 10 मिनट तक कंप्रेस करके रखें, ठीक है। एपिस्टैक्सिस साइट पर एपिनेफ्रिन से भिगा कॉटन पैड का गौज लगाकर कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। 4% जाइलोकोन स्प्रेज की सहायता से साइट का पता लगाकर सिल्वर नाइट्रेट का ट्राइक्लोरोएस्टिक से या फिर देखिए इलेक्ट्रोकॉटरी से या फिर कॉटेराइजेशन किया जाता है, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और है मस्टोइडाइटिस क्या होता है, तो देखिए मस्टोइडाइटिस क्या होता है, कान के पीछे कर्णमूल अस्थि मस्टोइड प्रोसेस की मस्टोइड की कोशिकाओं में होने वाले संक्रमण कर्णमूल शोथ यानी मस्टोइड कहते हैं, ठीक है। कान से जुड़ी मस्टोइड अस्थि के एंट्रम का प्रदाह मस्टोइडाइटिस कहलाता है, ठीक है। देखिए मस्टोइडाइटिस क्या होता है, तो जो कान के पीछे के जो हड्डी होता है कर्णमूल हड्डी या ये जो है हड्डी होता है कान से जुड़ा होता है और इसमें किसी भी प्रकार के संक्रमण इन्फ्लामेशन होता है तो उसे मस्टोइडाइटिस कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसका बाकी देख लीजिए चोट लगना, मस्टोइड बोन में बार बार ओटाइटिस होना, स्टेचन ट्यूब में अवरोध होना, एलर्जी होना, ठीक है। लक्षण कान के पीछे तेजी दर्द होना, मस्टोइड बोन लान होना, ठीक है। देखिए यही कान के पीछे यही वाला हड्डी है, ठीक है, समझ रहे हैं। मस्टोइड प्रोसेस पर सूजन, बुखार, कान से संक्रमित श्राव रिसाव, श्रवण क्षमता में कमी, उल्टी, जी घबराना, ये सब, ठीक है। निदान ब्लड ईयर डिस्चार्ज कल्चर टेस्ट, एक्सरे होता है, ठीक है। जटिलता मेंजाइटिस होगा, चेहरे पर लकवा, मस्तिष्क में घाव होना, लेब्रांथाइटिस होगा, ठीक है। चिकित्सीय एंटीबायोटिक में सिप्रोफ्लॉक्सासिन जेंटामाइसिन दिया जाता है। रोगी को एनाल्जेसिक दिया जाता है जैसे ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम, ठीक है।
सर्जिकल प्रबंध में आप लोग देख सकते हैं कि मस्टॉइड बोन का अगर सीमित क्षति है तो यह सर्जरी की जाती है मैरिंगटोमी, ठीक है। उसके बाद मस्टॉइडेक्टोमी किया था, इसमें इन्फ्लामेटेड पार्ट को हटाकर 2 प्रकार की पार्शियल और रेडिकल 2 प्रकार के मस्टेक्टोमी होता है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे देख लीजिए, अब बहुत लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, मस्टॉइडाइटिस है ये, मस्टॉइडेक्टोमी है, और वो मास्टेक्टोमी है स्तन वाला, दोनों अलग अलग है। बाकी सर्जिकल प्रबंध आप लोग खुद से लिखिएगा, ठीक है। चलिए, टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, तो जो आपका टॉन्सिलाइटिस जो होता है ना, जहाँ पे मुख और फेरिंग्स का जो जॉइंट स्थल होता है उस भाग पर दोनों साइड से गले में जो है टॉन्सिल होता है हल्का हल्का, ठीक है ना। इस साइड भी टॉन्सिल होता है और ये भी टॉन्सिल होता है, ठीक है। और ये मुख गुहा मतलब ओरोफेरिंग्स के पीछे वाले भाग में होता है, ठीक है। और इसी में अगर किसी भी प्रकार के पर्दाह और सूजन होता है तो इसी के जो है हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और पर्दाह और इन्फ्लामेशन क्या है मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कारण क्या होता है, हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, स्ट्रेफाइलोकोकी, न्यूमोनियोकोकी, इन्फ्लुएंजा, ऊपरी श्वसन तंत्र और वायु प्रदूषण, भोजन, विभिन्न प्रकार के संक्रमण से होता है। गले में खराश, लक्षण निगलने में दर्द, बुखार, बदन में दर्द, जीभ पर सफ़ेद आना, सर्दी लगना, कंपकंपी आना, गले की लसिका में सूजन। समझ गए। उपचार क्या है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। गंभीर स्थिति में जो है सर्जरी द्वारा टॉन्सिल को काट कर हटा दिया जाता है, इन्हें जो है टॉन्सिलेक्टोमी कहा जाता है। अब किसी को सर्जरी किया जाएगा तो उसमें आप कैसे देखभाल करेंगे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एंजाइना पेक्टोरिस है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, यह एक प्रकार का एक रोग है हृदय का, जिसमें हृदय की जो मायोकार्डियम होता है को रक्त आपूर्ति कम होने के कारण सीने में कम अवधि के लिए तीव्र दर्द होता है, ठीक है। देखिए, एंजाइना पेक्टोरिस को जो है हम लोग एस्केमिया भी बोलते हैं, जिसमें होता यह है कि जो हृदय का जो मायोकार्डियम है मतलब मध्यम परत है हृदय का, उसमें जो है उसको रक्त जो है एंजाइना पेक्टोरिस में होता है कि मायोकार्डियल को रक्त पूर्ति जो है कम समय के लिए जो है कम हो जाता है, जिसके कारण अत्यधिक दर्द और जो है तीव्र दर्द और कम समय के लिए होता है, यही एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ठीक है। सीधा कहिए कि मायोकार्डियल को ब्लड सप्लाई कम जाना ही एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है, जिससे कम समय के लिए तीव्र दर्द होता है। प्रकार देख लीजिए, 3 प्रकार है, स्टेबल एंजाइना, अस्थायी एंजाइना और माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, ठीक है। चलिए, कारण देखिए, धमनियों में वसा का जमाव जिसे हम लोग एथेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, धमनियों का कठोर होना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उच्च रक्तचाप, कोरोनरी आर्टरी में रक्त का थक्का होना, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का सिकुड़ना, ठीक है, और कोरोनरी आर्टरी का फूलना, ओके। रक्त की कमी, तनाव, अधिक व्यायाम करना। लक्षण क्या होगा, अब आप लोग को पता है कि हृदय में प्रॉब्लम होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको लिखना है। निदान क्या होगा, ECG होगा, इको होगा और कोरोनरी एंजियोग्राफी COD होगा, ठीक है। जटिलता क्या होगा, तो पल्मोनरी एडिमा होगा, कार्डियोजेनिक शॉक लगेगा, मायोकार्डियल इन्फारक्शन होगा, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन होगा और कार्डियक अरेस्ट होगा और कोमा और मृत्यु हो जाएगा। चिकित्सीय प्रबंध में नाइट्रेट्स दिए जाते हैं, इसका उपयोग हार्ट अटैक के समय किया जाता है। नाइट्रेट्स का शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग 2 तरीका से काम में किया जाता है, ठीक है। बेटा ब्लॉकर्स, जिसमें ऐसा ड्रग दिया जाता है जो बेटा ब्लॉकर्स का हो। कैल्शियम चेन ब्लॉकर, ठीक है, जिसमें ड्रग कैल्शियम आयनों को सक्रिय कर देता है एवं ब्लड वेसल्स एवं हार्ट मसल्स में अत्यधिक संकुचन के लिए कैल्शियम उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। ACE इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है। सर्जिकल प्रबंध में CABG किया जाता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग, ठीक है, ग्रेफ्टिंग, और एक है PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। चलिए, नर्सिंग प्रबंध देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है सामने। अब है मायोकार्डियल इन्फारक्शन, देख लीजिए, हृदय की पेशियों अर्थात मायोकार्डियम को लंबे समय तक कोरोनरी आर्टरी से पर्याप्त रक्तापूर्ति न होने पर यह पेशियां नष्ट होने लगती है, इसे ही मायोकार्डियल इन्फारक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। सीधा समझिए कि मायोकार्डियल इन्फारक्शन का मतलब होता है, समझ गए ना, कि जो हृदय के मायोकार्डियम जो पेशी है इसमें लंबे समय तक अगर आपको हृदय को ब्लड नहीं मिल पाता है तो धीरे धीरे यह पेशियां नष्ट हो जाता है हृदय का, और फिर जो है व्यक्ति का हार्ट अटैक आ जाता है। जाहिर सी बातें हैं कि हार्ट अटैक कब आता है, जब हृदय में ब्लड नहीं मिल पाता है, नहीं सप्लाई हो पाता है, तो यह जो है क्या होता है, आपका हार्ट अटैक आ जाता है व्यक्ति का। यही आपका क्या होता है, MI होता है, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, तो जो लोग ऊपर आप लोग देखे होंगे एंजियोग्राफी, ठीक है ना, एंजाइना पेक्टोरिस सेम है। एंजाइना पेक्टोरिस में ये होता है कि कम समय के लिए जो है रक्त आंशिक रूप से नहीं मिल पाता है मायोकार्डियम को, लेकिन MI में होता है कि लंबे समय तक जो है ब्लड नहीं मिल पाता है, ठीक है, यही कारण है।
ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इसमें जो है, इसमें आवश्यकता अनुसार सब इसमें भी सर्जरी किया जाता है, CABG या फिर PTCA, ठीक है, परक्यूटेनियस ट्रांसमूलन कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक, ठीक है। तो ये जो है आपका होता है। रोगी को ICCU इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती किया जाता है। कैल्शियम चैनल ब्रोकर भेप्रामिल दिया जाता है, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग देख लीजिएगा। नर्सिंग प्रबंध देखिए, अब महत्वपूर्ण है नर्सिंग प्रबंध, समझिए। नर्सिंग प्रबंध इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे तीव्र दर्द होना, दर्द होगा तो तीव्र दर्द के लिए, ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सीजन कम होने में देखभाल, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो इसका देखभाल, रोग की व्यथित होना, रोगी व्यथित हो जाता है बहुत ज़्यादा तो उसका देखभाल, ठीक है, और जटिलता का देखभाल, मेन यही चीज़ें हैं, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए CHF हृदय घात होना या कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर क्या है, ठीक है, देख लीजिए आपके सामने में है। यह एक असामान्य स्थिति है जिसमें हृदय पर्याप्त मात्रा में शरीर को रक्त आपूर्ति ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इसे अन्य कई नाम से भी जानते हैं। देखिए इससे पहले जो आप एंजाइना पढ़े हैं चाहे मायोकार्डियल पढ़े हैं तो उसमें क्या था कि हृदय को ही ब्लड नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना, तो वो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हृदय जो है वह जो है बॉडी को सप्लाई नहीं कर पाता है ब्लड, तो यही जो है आपका हो गया, समझ गए। CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर या CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर। इसके अन्य नाम है कार्डियक इंसुफिशियंस हार्ट फेलुअर, वेंट्रिकुलर फेलुअर और कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर। देखिए हार्ट फेलुअर दो प्रकार से होता है, ठीक है। हार्ट फेलुअर कितने प्रकार से? दो प्रकार से। दोनों वेंट्रिकुलर का ही फेलुअर है और दो ही वेंट्रिकुलर होता है, राइट और लेफ्ट, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझिए ए हृदय है, ठीक है, किसी का हृदय है। हृदय में समझिए ए 4 चैम्बर है, समझ गए। ए ऊपर वाला आर्ट्रियम, ठीक है, ए आर्ट्रियम, ए राइट ए लेफ्ट, ए राइट ए लेफ्ट, ठीक है, ए राइट ए लेफ्ट ए राइट, समझ गए चीज़ को। अब जैसे यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड यहाँ पे आया बॉडी से, अब यहाँ पे आया तो ये राइट वेंट्रिकुलर में आएगा, यहाँ पे ब्लड आएगा। अब ये ब्लड क्या करता है, ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा भेजता है शुद्ध होने के लिए, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकुलर। और फिर ब्लड इस यहाँ पे आर्टरियम में आता है लेफ्ट वाले में, और यहाँ से फिर ब्लड यहाँ आता है और इसमें ब्लड आता है तो यह आर्टोरा में भेजता है और आर्टोरा विभिन्न प्रकार के आर्टरी में भेज देता है, और जिससे क्या होता है कि ब्लड शरीर को मिलता है, ठीक है, वेंट्रिकल के द्वारा। तो ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल फेल हो जाएगा। तो दोनों वेंट्रिकल फेल होगा तो ये ना ब्लड को शुद्ध करने के लिए भेजेगा और नए ब्लड को क्या होगा, शरीर को मिलेगा, ठीक है। तो शुद्ध करने के लिए भेजेगा ही नहीं तो ब्लड शरीर को कैसे मिलेगा, ठीक है। या भेज भी देगा तो शुद्ध होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो अगर ये नहीं काम करेगा तो ये भी ब्लड शरीर को नहीं भेजेगा। तो दोनों स्थिति में दोनों होता है, ठीक है। चलिए देखिए दयानील्य जो विफलता होता है, ये जो देखिए यह एक हृदय रोग है जिसमें राइट वेंट्रिकल द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में रक्त पंप नहीं होता है। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कारण, देख लीजिए, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल आर्टरी का सिकुड़ना, प्लूरल एम्बोलिज्म, ठीक है, वेंट्रिकुलर अर्थेमिया, मिट्रल वाल में विकृति, रूमेटिक हार्ट डिजीज, गुर्दा रोग, पेट में पानी भरना, ठीक है, ये सब कारण होता है। ओके चलिए लक्षण क्या होगा आप लोग के सामने में है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर, ठीक है, डिस्फोनिया, ठीक है, पल्मोनरी अटैक होता है, शरीर में तरल की मात्रा अधिक होता है, हृदय का आकार बढ़ना, मूत्र कम होना, भूख न लगना, अत्यधिक बेचैनी, ऑक्सीजन कमी, नाड़ी दर तेज होना, छोटी छोटी आंतों में सांसें फूलना, ठीक है। अब है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, देख लीजिए, यह एक सामान्य स्थिति जिसमें हृदय में बायां वेंट्रिकल जो है और टोरा में रक्त पंप करने में आंशिक या पूर्ण असफल होता है। इससे शरीर में संचरण कम हो जाती है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो लास्ट वाला होता है यह आर्टोरा में भेजता है और आर्टोरा विभिन्न प्रकार के आर्टरी में भेजता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज होना, कार्डियोमायोपैथी, हृदय की पेशियों विकार, रक्तचाप बढ़ना, रक्त वाहिनियों की भित्ति में लवण जमाव होना, ठीक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, धमनी का दीवार कठोर होना, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, रक्त अल्पता, आघात। लक्षण आप लोग के सामने में है, सीने में दर्द, स्पंदन, उच्च रक्तचाप, सांस लेने में परेशानी, शरीर में नीलिमा, साइनोसिस, हल्का सिर दर्द, सीने में दर्द, अत्यधिक पसीना, नाड़ी दर्द, रात्रि के समय अधिक मूत्र त्याग, ठीक है। निदान क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन, लक्षणों की जांच, ECG, इकोकार्डियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। उपचार में विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ, डिजॉक्सिन हृदय घात को रोकने के लिए दिया जाता है, ठीक है। हार्ट फेलुअर को वैसोडिलेटर, एडिमा को डायरेटिक्स के जरिए कम किया जाता है। कार्डियक अस्थमा के लिए एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन। रोगी के उपचार में लो सोडियम डाइट देते हैं। नर्सिंग प्रबंध यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से।
ओके। रूमेटिक फीवर, देखिए रूमेटिक फीवर से जो है व्यक्ति में रूमेटिक हार्ट डिजीज भी होता है। चाहे आपसे रूमेटिक हार्ट डिजीज पूछ ले या फिर रूमेटिक फीवर पूछ ले, दोनों का आंसर यहीं से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ये कब होता है रूमेटिक फीवर? तो यह ग्रुप ए के बेटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन है। इसमें बुखार हो जाता है व जोड़ों में अत्यधिक तेज दर्द होता है। इसे अमावती ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके कारण व्यक्ति में जो है हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है, जिसे हम लोग कार्डाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो रूमेटिक फीवर के होने के बाद व्यक्ति के हृदय में समस्या उत्पन्न होना ही रूमेटिक हार्ट फीवर हार्ट डिजीज कहलाता है। कारण आपके सामने में है हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, हेरिडेटरी, श्वसन तंत्र का संक्रमण। लक्षण में तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते, गांठें बनना, हृदय में रगर होना, कार्डियल फ्रिक्शन, मायोकार्डियल में गांठें बनना, मिट्रियल वाल्व का सिकुड़ना, सांस में परेशानी, धड़कन तेज होना, हृदय से मरमर की ध्वनि, सूखी, ठीक है, सूखी खांसी, भूख न लगना, कमजोरी, बेचैनी और कोरिया, ठीक है। निदान क्या होता है आप लोग को पता है कि एल्बुमिन, यूरिया का टेस्ट, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी। जटिलता में पेनकार्डाइटिस, वाल्वुलर स्टेनोसिस, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, हार्ट फेलुअर और डेथ होता है, ठीक है। प्रबंध में एनसैड दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, आवश्यकतानुसार अन्य दवाइयाँ दी जाता है और स्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन दिए जाते हैं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? तो हृदय का अचानक बंद हो जाना, हृदय धड़कन का अचानक बंद हो जाना ही कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति की क्लिनिकल डेथ पहले तथा बायोलॉजिकल डेथ बाद में होती है। मतलब व्यक्ति पहले लगता है कि डेथ हो गया है, लेकिन उसके शरीर का कुछ अंग कुछ देर तक काम करते रहता है और इसी दौरान अगर किसी व्यक्ति को उपचार मिल जाता है तो व्यक्ति जिंदा हो जाता है, वो जो है कार्डियक अरेस्ट से बच जाता है। मृत्यु बाद में होता है, लेकिन क्लिनिकल डेथ मतलब लाक्षणिक जो व्यक्ति का लक्षण लगता है कि व्यक्ति मृत्यु हो गया, लेकिन रियलिटी में वो मरा हुआ अभी नहीं रहता है, 2-3 मिनट जिंदा रहता है, जिसमें 3 से 5 मिनट का समय लगता है। 3 से 5 मिनट का पूर्ण रूप से डेथ होने में समय लगता है। अगर इस 3 से 5 मिनट में किसी व्यक्ति को जिंदा सहायता मिले तो जिंदा हो सकता है। उसके लिए CPR सबसे मोस्ट होता है। CPR का ज़्यादा से ज़्यादा 3% ही रेट है, बट यह जो है मृत्यु से तो ज़रूर है। CPR किसे दिया जाता है? तो किसी व्यक्ति में अचानक धड़कन एवं श्वसन बंद हो जाना, यानी कार्डियक अरेस्ट हो जाना, मतलब हृदय का धड़कन जो है, यहाँ पे आप लोग देखिए ना क्या लिखा है ना, हृदय धड़कन का अचानक बंद हो जाना, ठीक है, यहीं पे है। किसी व्यक्ति में अचानक धड़कन एवं श्वसन बंद हो गए हो, उसमें तुरंत पुनः जैविक चिन्ह वापस लाने के लिए कार्य करना चाहिए, जिसे हम लोग CPR कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। कार्डियो का मतलब है हृदय, पल्मोनरी का मतलब है फेफड़ा, रिससिटेशन का मतलब है पुनर्जीवन, ठीक है। CPR का यही सब है, आप लोग देख लीजिए। CPR में जो विधि प्रक्रिया होता है, वायु खोलना, वायु मार्ग, एयरबैग, श्वसन को चालू करना, ठीक है, हृदय पर दबाव डालना और है ड्रग एवं डिफ्रिबिलेटर मतलब दवाइयाँ और डिफ्रिबिलेटर और ET मतलब इंट्रोट्रेकियल इंटरव्यूशन ET ट्यूब, ठीक है, ABCDE किया जाता है, ठीक है। और बाकी ये सब आप लोग लिख दीजिएगा डिटेल में, 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। चलिए, टाइफाइड क्या है आप लोग के सामने में है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी ABC जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। टाइफाइड का प्रसार जो है फैलने मुख मल मार्ग द्वारा होता है। इसके निम्न माध्यम है: संक्रमित भोजन, मक्खियाँ, दूषित हाथ से, रोगी द्वारा, दूषित जल से। इसका उद्भवन कोई निश्चित नहीं होता है, 3 सप्ताह या इससे अधिक हो सकता है, ठीक है। लक्षण प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में और तृतीय सप्ताह में जो है लक्षण के टाइफाइड के लक्षण समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। जांच विडाल टेस्ट, मल टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है। जटिलता आपके सामने में है: तीव्र रक्तस्राव, आंत में छेद होना, अन्य संक्रमण हो सकता है। रोकथाम आप कैसे करेंगे आप लोग जानिए, ठीक है। टाइफाइड में एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, ठीक है। अवशेष बन जाए, घाव बन जाए तो पस सर्जिकल ड्रेनेज द्वारा निकालते हैं। एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पे रोगी को भोजन में डेयरी मतलब दूध वगैरह नहीं देना चाहिए, ठीक है। केला उला, दूध, चावल ये सब नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया आपका कुकुर खांसी। हुपिंग कफ क्या होता है? हुपिंग कफ बॉर्डरटेला पर्टुसिस के कारण होता है, बॉर्डीटेला पर्टुसिस के कारण होता है, ठीक है। यह जीवाणु जो है ग्राम निगेटिव होता है और यह जो है पर्टुसिस जो फैलता है यह बोलने, खांसने या छींकने से होता है, ठीक है, ड्रॉपलेट से। समान 6 से 18 दिन माना जाता है। यह मुख्यतः 2 से 5 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है। क्लिनिकल लक्षण क्या होता है कि नाक बहना, अत्यधिक खांसी होना, खांसी के समय कुत्ते भौंकने जैसे बूफ का आवाज़, बुखार, अत्यधिक बेचैनी, उल्टी होना, चेहरा लाल होना, ठीक है। बाकी देख सकते हैं थ्रोट स्वैब कल्चर होता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। रोकथाम में DT के प्रति इम्यूनाइजेशन देते हैं, डिप्थीरिया,
टेटनस, ठीक है। उसके बाद है रोगी के दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक वस्तुएं अलग रखनी चाहिए। डीपीटी का बूस्टर डोज देना चाहिए। ट्रीटमेंट में आप लोग देख सकते हैं निबुलाइजेशन देंगे, स्टीम इनहेलेशन, कफ सिरप, SpO2 स्तर जांच करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक्स भी देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। मलेरिया क्या होता है आपके सामने में। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज बाह्य संक्रमण रोग है जो रोग कारक प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, ठीक है। रोग कारक बहुत सारे हैं, 4 प्रजातियां हैं प्लाज्मोडियम परजीवी का, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ऑवेल, प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम, ठीक है। उद्भावन अवधि सबका देख रहे हैं। चिकित्सीय लक्षण 3 अवस्था होता है मलेरिया का। पहला ठंडा अवस्था, दूसरा गर्म अवस्था, तीसरा पसीना अवस्था। पहला है ठंडा अवस्था जिसमें शरीर ठंडे बुखार के साथ में आता है, ठीक है, और 1 घंटे तक कपकपी के साथ में रहता है, ठीक है। गर्म अवस्था इसकी अवधि 1 से 4 घंटे, इसमें ठंड लगना बंद हो जाता है एवं रोगी में तापमान तेज़ी से बढ़ता है एवं सांस तेज चलने लगती है। इसमें तापमान 105 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। इस अवस्था के अंत में बुखार कम होने लगता है। गर्म अवस्था, ठंडा अवस्था। पसीना, इसमें जो है पसीना व्यक्ति को बहुत अधिक आता है और यह 3 घंटे तक हो सकता है। इसमें रोगी बहुत अधिक पसीना आता है और साथ ही बुखार समाप्त हो जाता है एवं रोगी स्वस्थ अनुभव करता है। तो 3 अवस्था में मलेरिया होता है। रक्त की कमी, पीलिया, जी घबराना, यकृत में दर्द, अत्यधिक कमजोर, भूख न लगना, ठीक है। चलिए ये हो गया। शारीरिक ब्लड स्मीयर टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, मलेरिया किट जांच किया जाता है। MP का भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन उपयोग किया जाता है, कुनैन सल्फेट। मलेरिया के उपचार के लिए अन्य दवाइयाँ जैसे आर्ट्रीमिसिन, एमोड्यूक्विन और सल्फोडॉक्सिन। वर्तमान में डिहाइड्रो और टीमिसिन और पिपराक्विन एक साथ उपयोग किया जाता है, ठीक है। रोकथाम आप कैसे करेंगे आप जानिए, ठीक है। चलिए 6 रोग। टीबी क्या है देख लीजिए। टीबी क्या होता है आपके सामने में है, या पल्मोनरी टीबी। तो टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलता है। यह मुख्य रूप से व्यक्तियों को फेफड़ों को प्रभावित करता है। कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल हो गया, गरीबी, कुपोषण, साक्षरता कमी, पर्यावरण अस्वच्छता, अत्यधिक भीड़भाड़, परिवार में किसी को टीबी, धूम्रपान, शराब पीना, ये सब टीबी होता है, ठीक है। यह ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है जैसे खांसी, छींकना, थूकना, बोलना, ठीक है। सिम्टम्स क्या होता है, लंबे समय से खांसी रहना, बलगम में रक्त आना, एनीमिया, वजन में कम होना, बुखार लगना, चक्कर आना, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, सांस तेज चलना, भूख न लगना, रक्त की उल्टी होना, ओके। निदान क्या है, एक्सरे, मॉन्टेक्यू टेस्ट किया जाता है, फिर FNAC टेस्ट, TB ESR किया जाता है ब्लड में, ठीक है। साथ में इसका स्पुटम जाँच किया जाता है, स्पुटम स्मीयर का टेस्ट, ठीक है। जटिलता, टीबी का अन्य अंगों तक फैल सकता है, श्वसन तंत्र असफल हो सकता है, रिस्पायरेटरी फेलुअर, खून में कमी, एनीमिया और लास्ट में मृत्यु हो जा सकता है। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि टीबी में कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, आप उसका जो है डिटेल में लिखें। 10 नंबर में पूछा गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये 5 दवाइयाँ का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये 5 दवाई टीबी में दिया जाता है, आइसोनिजाइड, रिफाम्सिन, पैरामाइजिनामाइड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये नाम लिख देंगे। उसके बाद डोज लिखेंगे कि कितना कितना जो है डोज जो है किसको दिया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, एक साइड लिखेंगे वयस्कों में और नीचे लिखेंगे बच्चों में, ठीक है। और ये सब दवाइयाँ के साथ में वयस्कों के लिए इतना और फिर बच्चों के लिए इस दवाइयाँ के साथ इतना, ठीक है, याद कर लीजिएगा, पूछता है। उसके बाद डॉट्स थेरेपी भी दिया जाता है और टीकाकरण दिया जाता है, ठीक है। नर्सिंग प्रबंध आप लोग खुद लिखिएगा। अब देखिए यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि यौन संचारित रोग के बारे में बताइए। यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होने वाले रोग को यौन रोग कहते हैं। इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STDs या वीनरल डिजीज भी कहते हैं। कुछ मुख्य यौन जनित रोग निम्नलिखित है, जैसे आपके सामने में है चैनक्रोइड, सिफिलिस, गोनेरिया, लिम्फो, ठीक है, LGV और ग्रेनुलोमा, इंग्यूनल और डेबोनोसिस, HIV, स्कैबिज, हेपेटाइटिस, वेजिनोसिस, क्लेमेडिया, हर्पिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और वेजिनल ईस्ट, ओके। ये सब याद कर लीजिएगा। पूछेगा, कह देगा कि लिस्ट बनाइए यौन संचारित रोग का और किसी एक पर चर्चा करें। तो आपको जो याद रहे, एड्स याद रहे, हेपेटाइटिस याद रहे, ठीक है, या फिर आपको गोनेरिया याद रहे, मैं सब चीज़ करा दिया हूँ, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, वीडियो बड़ा हो गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।